कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं पहले से अच्छे होगे और पढ़ाई कर रहे होगे। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो है पाठ 12। टॉप विषय वही है हमारा पर्यावरण, और पाठ का नाम है ऊर्जा के स्रोत एवं सतत विकास, सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हम ऊर्जा कहते किसे हैं? व्हाट इज़ एनर्जी? इंग्लिश में कहा ऐसे कह सकते हैं, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज़ नोन एज एनर्जी। हिंदी में कह सकते हैं कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा दो प्रकार के होते हैं विज्ञान में, गतिज ऊर्जा होती है, एक स्थितिज ऊर्जा होती है। जो गति के कारण होता है बेटा लोग वो गतिज ऊर्जा होती है, और जो स्थान के कारण होता है पापा स्थानिक ऊर्जा होती है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। जो मोशन के कारण होता है उसे काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, जो पोजीशन के कारण होता है वो आपका पोटेंशियल एनर्जी होता है। इतना तो क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम कहते हैं आप अभी बरसात है, नाव चला रहे हैं बना के पानी में, तो ये नाव बहती क्यों है? उसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे दो ही रीजन है, दो ही कारण है। एक पानी और वायु की ऊर्जा। पानी बहा रही है, वायु उसको ठेल रहा है, मतलब धक्का दे रहा है। देसी भाषा में ठेल रहा है। पानी जिधर बह रहा है हवा भी उधर चल रही बह रही है। उसी तरह नाव देखते हो नदी में बहती है, जिधर वो जा रहा है आपका उधर ही आपका जिधर लहर जाती है उसी के पीछे पीछे आगे आगे नाव साथ साथ चलता रहता है। तो इसी को हम ऊर्जा कहते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे पर्यावरण चारों तरफ ऊर्जा विद्यमान है, चाहे वो ईंधन हो, जीवाश्म ईंधन हो, भोज्य पदार्थ में हमें जो ऊर्जा मिलती है भोज्य पदार्थों से मिलते, खाना से मिलता, भोजन खाते हो ना। स्टार्च हुआ आपका, रोटी, दाल, दाल में आपका फल आपका प्रोटीन होता है, रोटी चावल में आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, स्टार्च होता है, चना में आपका प्रोटीन होता है, सोयाबीन प्रोटीन होता है। तो हमें ऊर्जा देती है, वो तुम्हारे शरीर के लिए है। और बाकी जो ऊर्जा है आपका, जैसे सौर ऊर्जा, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। ऊर्जा के स्रोत क्या क्या होते हैं, कहाँ से आती हैं? तो ऊर्जा के स्रोत दो प्रकार का हम कह सकते हैं, नव्यकरणीय स्रोत और अनव्यकरणीय स्रोत। नव्यकरणीय स्रोत और अनव्यकरणीय स्रोत। नवकरणीय और अनवकरणीय स्रोत। नवकरणीय स्रोत के बारे में यदि हम पढ़ें तो ये क्या होता है, जिसको हम पुनः चक्रण करके या किसी भी तरह से किसी भी प्रोसेस से उसको हम नवीन कर सकते हैं, और जो अवेलेबल हो उसे हम नवकरणीय स्रोत बोलते हैं। जिसमें आपका सौर ऊर्जा हुआ, पवन हुआ, जल हुआ, जैव आदि हुआ, बायोगैस भी आपका नवकरणीय। दूसरा आता है अनवकरणीय स्रोत। इसमें आपका एक सीमा के अंदर पुनः जीवित नहीं किया जा सकता, जैसे कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, प्राकृतिक गैस आदि। तो इंग्लिश में हम कह सकते हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में आपका हो जाएगा सन हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, हाइड्रो एनर्जी हो गया, बायोगैस हो गया आपका, गोबर गैस हो गया, ये सब। और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में आपका हो जाएगा सोर्सेज ऑफ एनर्जी में आपका कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, मिट्टी का तेल हो गया। अनवकरणीय में आपका जिसको हम नहीं बना सकते, पुनः उसको हम नहीं बना सकते हैं, वो सीमित में है, एक न एक दिन उसका टाटा बाय बाय होना है। तो उसमें आपका क्या हो जाएगा, कोयला हो जाएगा, पेट्रोल हो जाएगा, मिट्टी का तेल, प्राकृतिक गैस आदि। इतना क्लियर? अब आगे चलते हैं। ऊर्जा के स्रोत जिनकी पूर्ति प्राकृतिक क्रियाकलापों द्वारा प्रकृति निरंतर बनी रहती है, जो समाप्त नहीं होती, उसे नवकरणीय ऊर्जा स्रोत बोलते हैं। इसको देख लीजिए, नवकरणीय रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हम कहते हैं, जिसे ऊर्जा के वे सोर्सेज या वो स्रोत जिनकी आपूर्ति प्राकृतिक क्रियाकलापों द्वारा प्रकृति निरंतर बनी रहती है तथा जो समाप्त नहीं होती। ये हमेशा रहती, समाप्त नहीं। तो जैसे आपका सन हुआ अभी बताया, तो इसको हम नवकरणीय या तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं। दूसरा था नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो उसका अनवकरणीय ऊर्जा होता है, जिनकी जो उपयोग करने के पश्चात पुनः प्राप्त करना संभव है। जैसे कोयला बताए थे आपने, कोल, पेट्रोल हुआ, डीजल, तो ये आपका अब नवकरणीय स्रोत में चला जाएगा। हम वर्तमान की बात करें तो बढ़ती आबादी कारण ऊर्जा की खपत बहुत हो रही है। बढ़ती आबादी कारण
ऊर्जा की खपत बहुत हो रही, बहुत आवश्यक है। अब देखिए गर्मी ही पड़ रही है अभी बरसात में, तो बिजली की ज़रूरत है। तो बिजली भी एक तरह का आपका ऊर्जा ही है। एसी चल रहा है आपका, टीवी चल रहा है, समरसेबल पंप चल रहा है, खेत में जो पानी जा रहा है उसके लिए भी आप बिजली यूज़ कर रहे हैं, मोटर चला रहे हैं। तो ऊर्जा के जो स्रोत हैं इसके बारे में हमने जाना। ऊर्जा के उपयोग, ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों का उपयोग हम निम्न प्रकार कर सकते हैं। जैसे कि नवीकरणीय की बात करें तो पहला आता है सौर ऊर्जा। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? सूर्य से प्राप्त करने वाली ऊर्जा को हम सौर ऊर्जा कहते हैं। सूर्य हमें ऊष्मा और प्रकाश देता है। सूर्य से हमें ऊष्मा प्रकाश दोनों मिलता है। ठंडी में याद करिए, जब ठंड पड़ती है तो गर्मी लेने के लिए आप सूर्य में बैठते हैं, आप सूर्य में छत पे बैठते हैं, सूर्य से अपने आप को सेकते हैं, तो उसमें हीट मिलता है, ऊष्मा मिलती है और प्रकाश मिलता है। पूरी पृथ्वी को 12 घंटे दिन होता है, 12 घंटे रात होती है। ये आपने भूगोल में पढ़ा होगा। पेड़ पौधों के लिए प्रकाश की उपस्थिति में आपका जो प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण का, तो उसमें सूर्य की ऊर्जा, सूर्य की रोशनी बहुत ही आवश्यक है। बिना सूर्य की रोशनी में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, वो होगा ही नहीं, वो होगा ही नहीं। प्रैक्टिकली आप लाइट में, बल्ब लाइट के अंदर कर सकते हैं, लेकिन वो प्रोसेस नहीं होगा। जो आर्टिफिशियल और नेचुरल प्रोसेस होते हैं वो बड़ा अंतर होता है। नेचुरल प्रोसेस ऑलवेज नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस जो होता है, जो प्रकृति की प्रक्रिया होती है, वो हमेशा प्रकृति रहता है। आप मानव निर्मित से कुछ नहीं उपजा सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। जो नेचुरल प्रोसेस है वो नेचुरल प्रोसेस है आपका। तो फोटोसिंथेसिस के लिए सोलर लाइट बहुत ही एसेंशियल है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त हम बात करें, सूर्य का उपयोग सौर विद्युत बनाने में किया जाता है। आजकल हम सोलर पैनल देखते हैं ना छतों के ऊपर, तो उससे सोलर लाइट से जो होता है, सोलर एनर्जी से जो आपकी रेस पड़ती हैं उस पैनल पे, तो वो आपका एनर्जी ट्रांसफार्म करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में आपको मिलती है। सोलर एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सौर ऊर्जा वो है विद्युत ऊर्जा में बदल करके आपको घरों में प्रवाहित होती है। उससे आप टीवी चलाते हैं, एसी चलाते हैं। आजकल तो गांव में किसानों को सरकार स्कीम दे रही है, तो उससे आप गांव की समरसेबल पंप, जेट पंप जो भी लगा खेत की सिंचाई के लिए पानी यूज़ करते हैं चला के। सौर ऊर्जा उपकरण जो किसी भी स्थान पर स्थापित किया जाता है, आप छत पे भी देखते हैं लोग सौर ऊर्जा का जो पैनल होता है वो लगाते हैं। उसके बाद सोलर लाइट का सोलर कुकर आता है। सोलर कुकर आता है, उसमें क्या होता है, बॉक्स नामा होता है, आईना लगा रहता है ढक्कन पे, तो उससे परावर्तित आपतित कोण होता है, उसके बाद परिवर्तित होकर वो सीधा जो बर्तन में आपके दाल चावल रखा होता है उसको पकाता है। थोड़ा टाइम लेता है लेकिन पक जाता है। उसमें शीशा होता है बेटा ढक्कन पे। तो फिगर में देखिए ना, आप फिगर में देखिए, ये लाइट पड़ रही है, आपतित कोण, फिर उसके बाद कांच लगाओ, ये बर्तन में आपका खाना रखा हुआ है, तो ये खाना पकता है। तो इससे जो प्रकाश पड़ रही है, जो किरण पड़ रही है, वो सीधा परावर्तित होकर उस खाने को गर्म करता है, इससे आपका खाना पक जाता है, लेकिन थोड़ा टाइम लेता है। उसके बाद जो सोलर कुकर होता है आपका, ये जो सोलर कुकर है, सोलर कुकर धातु प्लास्टिक के चौकोर डिब्बे का होता है, अभी बताया ना, बक्से नुमा होता है, जिसके अंदर ऊष्मारोधी पदार्थ का स्तर लगा। तो जो नीचे होता है ना, इंसुलेटर होता है, इंसुलेशन होता है, उसमें ऊष्मारोधी पदार्थ का स्तर होता है। मतलब कोई भी रेज यदि बाहर बक्से न निकले, उससे खाना पक जाए, ये आपका फ़ायदा होता है इससे सोलर कुकर में। सोलर कुकर का प्रयोग हम वहीं कर ज़्यादा होता है जहाँ पे सूरज की रोशनी हमेशा रहती है, जहाँ सूरज की रोशनी हमेशा रहती है, ये याद रखिएगा। ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में ज़्यादा प्रयोग होता है। उसके बाद आता है बेटा पवन ऊर्जा। जैसे समुद्र के किनारे हम बात करते हैं, समुद्र के किनारे का जो एरिया है ना, वहाँ पे बच्चों बहुत तेज़ हवा चलती है। हम केरल की बात कर रहे हैं, गुजरात का तट की बात कर लें, और कुछ हमारे पहाड़ी इलाकों में भी मतलब हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं। तो वहाँ पे बड़े बड़े टावर लगा के, डैने पंखे का जो डैना होता है वो लगा के जब घूमता है तो मैकेनिकल एनर्जी आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। मोटर लगा रहता है, मैकेनिकल एनर्जी, उसके पवन चक्की बोलते हैं उसको। तो जब उसका जो डैना जब चलता है तो उससे यांत्रिक ऊर्जा जो होता है आपका, यांत्रिक ऊर्जा जो है आपका विद्युत ऊर्जा में चेंज होता है। मैकेनिकल एनर्जी
जो होती है वो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है। उससे आप आटा चक्की चला सकते हैं, धान कूट सकते हैं, तेल पेर सकते हैं, भूमिगत जल निकालने के लिए कार्य किया जाता है। उसके बाद आ रहा है आपका तमिलनाडु से कन्याकुमारी बताया ना, तमिलनाडु कन्याकुमारी के पास समुद्र का किनारा जो होता है, क्योंकि समुद्र में तो घर होता नहीं है, उस पर पवनें चलती हैं, ज्वार भाटा जो भी आता है तेज चलते हैं, तो जो किनारे वो आपके जो विंड मिल बने रहते हैं, पवन चक्कियाँ बनी रहती हैं, उसके डैने जब चलते हैं तो बिजली उत्पन्न करता है। गुजरात के ओखा नामक स्थान पर पवन चक्की स्थापित की गई। अभी सरकार तमिलनाडु कन्याकुमारी के तट पर ऊर्जा फार्म स्थापित किया गया। अब आते हैं जल ऊर्जा। बेटा आपने अभी साइड में जो जैसे आपने रिहन डैम आपके ज़िले में है, तो 2 पहाड़ों को बांध कर बांध बनाया गया है। रिहन डैम की बात करें, रिहन नदी पर, तो यह क्या होता है, जब पानी ऊपर से गिरता है ना नीचे, तो मोटर लगा होता है, वहाँ पे आपका मोटर लगा होता है, तो मोटर चलता है, फिर यहाँ पे आपका वही मोटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ये इससे प्रदूषण नहीं होता है, इससे प्रदूषण नहीं होता है, और ये नवकरणीय स्रोत है। मतलब बांध बनाने के लिए बेटा बहुत सी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि पहाड़ पे जब बांध बनाते हैं ना, तो वहाँ के लोगों को हटाया जाता है, जो नीचे रहते हैं दाएं बाएं रहते हैं, कि बाढ़ कभी बांध टूट जाए, बाढ़ आ जाए तो लोगों की जान माल की हानि ना हो, किसी चीज़ की दुर्घटना ना हो, किसी चीज़ का कुछ आपदा ना आ जाए, इस वजह से वहाँ के लोगों को हटाया जाता है, दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है, उसका मुआवजा मिलता है। तो जब बांध बनता है तो 2 पहाड़ों को बांधा जाता है, और नदी के पानी को रोका जाता है, ऊपर से पानी गिराया जाता है, तो नीचे मोटर लगी रहती है, टरबाइन चलती हैं, तो यांत्रिक ऊर्जा जो है आपका विद्युत ऊर्जा में चेंज होता है, तो उसको एक जगह स्टोर किया जाता है पावर हाउस पर। और उसके बाद आपको टावर लगा के देखे हो ना खेतों में जो बड़े बड़े टावर हैं, तो उसी से बिजली आपकी आती है, उसी से आपकी बिजली आती है पावर हाउस पे, सब स्टेशन पे, वहाँ फिर ट्रांसफार्मर के द्वारा आपके गांव आता है, ट्रांसफार्मर के द्वारा आपके 2 फेज के तारों में और न्यूट्रल फेज के तारों में खंभा में जो होता है, वहाँ से आप तार लगा के बिजली को अपने यहाँ लाते हो, फिर टीवी देखते हो, मोबाइल चार्ज करते हो, वही चीज़ है। समझ गए ना। रिहन डैम आपके यहाँ से 30-40 किलोमीटर है, उसको बारे में बता रहे हैं। भारत के प्रमुख जल विद्युत संयंत्र जो हैं आपके हाइड्रो पावर प्लांट है, वो भाखड़ा नांगल पर है, हीराकुंड है, सरदार सरोवर, नर्मदा नदी पे है, इंदिरा सागर, दामोदर आदि आपके भारत के प्रमुख विद्युत संयंत्र हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बोलते हैं, भाखड़ा नांगल, हीराकुंड आपका, सरदार सरोवर, इंदिरा सागर और दामोदर आदि। अब उसके बाद आता है ज्वारी ऊर्जा। समुद्र में बेटा जो लहर आती है ना, ज्वार भाटा, ये भाटा सब्जी वाला भाटा नहीं जी, ज्वार भाटा, मतलब समुद्र की इंग्लिश में टाइड बोलते हैं, हिंदी में से हम ज्वार भाटा बोलते हैं। जो समुद्र की लहरें होती हैं ना, ऊपर नीचे उठती हैं, उसी को हम ज्वार भाटा कहते हैं। तो इन लहरों को ऊपर नीचे गिरने के कारण गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है, काइनेटिक एनर्जी जो होता है ना बेटा, वो उत्पन्न होती है। चल रहा है ना, अभी मैंने आपको बताया, मोशन के कारण, गति के कारण जो होता है ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसको हम गतिज ऊर्जा बोलते हैं। तो गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसका उपयोग हम टरबाइन चलाते हैं, उसको हम टरबाइन चलाते हैं, आप दिखाएंगे आपको। तो टरबाइन लगा रहता है, तो टरबाइन का जो यांत्रिक है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। जबकि मैकेनिकल एनर्जी है टरबाइन का, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, स्टोर किया जाता है, फिर इसको तारों के द्वारा, टावरों के द्वारा आपके यहाँ पहुँचाया जाता है। अब हम बात करते हैं बायोगैस की। अब हम बात कर रहे हैं, ये देखो डैम बना है ना, ये देख रहे हो ना, ये डैम है, 2 पहाड़ों को बांधा गया है, ये गेट लगे हुए हैं, नीचे मोटर लगे हुए हैं, यहाँ पे टरबाइन बड़े बड़े। तो ये जब नाचते हैं ना बेटा, इसके पंखे डैने, ये नाच रहा है ना, तो गतिज ऊर्जा जो होती है, मैकेनिकल एनर्जी जो होती है मोटर की, मैकेनिकल एनर्जी, वो विद्युत ऊर्जा में, ये देखो है ना नीचे, कहीं ना कहीं उसको स्टोर करने के लिए आपका सब स्टेशन बनाए जाते हैं। तो ये आपका इलेक्ट्रिसिटी तब बिजली बन के जब तैयार होता है, तो बड़े बड़े खंभों द्वारा आपके यहाँ तार लगा के प्रवाहित किया जाता है, ट्रांसमिशन किया जाता है, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम डैम टू सब स्टेशन टू पावर हाउस टू आपके घर। इतना क्लियर। अब बायोगैस की बात करते हैं हम। बायोगैस देखे हो, गोबर सड़ता है ना, तो उसमें से गैस आती है, मीथेन गैस निकलती है ना, मीथेन ब्यूटेन, और से गैस महकती है गोबर जब, तो उसी को जब गोबर को हम इकट्ठा करते हैं, गोबर कुछ कृषि का अपशिष्ट पदार्थ, डंठल हुआ, भूसी हुआ, तो उसको कुछ समय तक सीधा जलाकर उपयोग किया जाता था।
गोबर कंडा वंडा ऊपरी जो बोलते हैं अपने यहाँ, तो वो बनाते थे। किंतु अब उससे वायु प्रदूषण, धुआं निकलता था। क्या होता था? वायु प्रदूषण होता था, ऊर्जा की हानि होती थी, लोग परेशान होते थे, आँस गिरता था धुआं से, तो लोग परेशान होते थे। अब उसके बाद बायोगैस 2 टंकी बनी होती है, देखते हैं होगा फिगर पे, 2 टंकी बनी होती है बेटा। तो उसमें होता क्या है, एक में गोबर डालते हैं, उससे गैस निकलती है, पाइप लगा के दूसरे वाले में करते हैं, उसमें गैस को इकट्ठा किया जाता है। फिर ऊपर एक वाल्व टाइप होता है दूसरे टंकी में, उस दूसरे में हम बना के दिखा रहे हैं आपको। मान लो ये 1 टंकी हो गया, ये 2 टंकी हो गया। इसमें गोबर डाल रहे हैं, पहली टंकी है, ये दूसरी टंकी है। तो इसमें जब गोबर डालेंगे ना, गोबर हुआ, डंठल हुआ या भूसी हुआ, किसी भी धान का, गेहूं का, मटर की भूसी, वो सब डाल के खेतों में जो कूड़ा करकट होता है खेतों का, वो डाल के जब ये सड़ जाता है, पानी डाल के मिलाएंगे, स्लरी बोलते हैं अंग्रेजी में। तो जब वो सड़ जाएगा तो इससे पाइप लगा के गैस इसमें लगाएंगे, तो गैस इसमें अपने आप बनेगा, तो इस वाले चैम्बर में जाएगा। तो इस चैम्बर में जब जाएगा तो इससे एक वाल्व लगा के हम पाइप लगा के अपने घरों में सप्लाई करते हैं। ये हमारे रामू काका का घर है, तो इसी गैस में चाची खाना बनाती है। इतना समझ में आ गया ना? इस टाइप का आपका बायोगैस प्लांट होता है। उसमें गोबर डालते हैं। मेन इसमें होता है आपका मीथेन ब्यूटेन हुआ, आपका जो मेन कंपोनेंट है गैस का, ये क्लियर। बायोगैस प्रकाश भी जलता है, दिया जलता है। ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत, मतलब नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में हम बात करते हैं यहाँ पे। आपका नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो वो 2 सोर्सेस ऑफ एनर्जी डेट कैन नॉट बी, बताइए, दे आर इन लिमिटेड सोर्स, दे कैन नॉट बी फाउंड अगेन एंड अगेन। वो पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है ऐसे ऊर्जा स्रोतों का जिनका पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है और उनको हम पुनः ला नहीं सकते हैं, उसको हम अनवीकरणीय सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं। जिसमें आपका हो जाएगा पेट्रोल, डीजल, कोयला आदि। इसमें क्या हो जाएगा? पेट्रोल, डीजल, कोयला आदि। देखो बच्चों, ये प्राकृतिक संसाधन जो है ना, वो सीमित अवस्था में है, वो सीमित है। कोयला सीमित है, पेट्रोल सीमित है। बढ़ती आबादी कारण इन सब चीज़ों का, इन सब वस्तुओं का, इन सब पदार्थों का खपत बहुत ज़्यादा हो रहा है। दिन पर दिन बसें हो रही हैं, उसको चलने के लिए पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए। नेचुरल गैस, वो भी जो आपका प्राकृतिक गैस, वो भी तो धरातल से निकल रहा है, वो भी तो आपके लिए सीमित अवस्था में है। तो इसी को हम अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत बोलते हैं, अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत बोलते हैं। कोयला आ गया। कोयले का उपयोग हम खाना बनाने के लिए करते हैं, कोयले का उपयोग हम खाना बनाने के लिए करते हैं। थर्मल पावर जो प्लांट होते हैं, बिजली के घर होते हैं, उसमें यूज़ करते हैं। ईंट भट्ठों में यूज़ करते हैं, अंगीठी में खाना बनाते हैं। कोयले के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा निकलता है, धुआं निकलता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड आपका ज़्यादा निकलता है। तो इससे क्या होता है? प्रदूषण होता है, हमारा पर्यावरण प्रदूषण होता है। और जान ही रहे हैं हम, दिन पर दिन हम जंगलों की, वनों की कटाई कर रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है। तो इसकी वजह से, कोयले की वजह से आपका पर्यावरण भी हद से ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो रहा है। इतना क्लियर। उसके बाद हम आते हैं पेट्रोल और डीजल पे। हम आते हैं पेट्रोल और डीजल पे। पेट्रोल और डीजल का उपयोग हम बेटा वाहनों को चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जनरेटर चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड निकलते हैं। इससे भी हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है, इससे भी हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है। क्लियर। अब आते हैं प्राकृतिक गैस पे, बायोलॉजिकल गैस बोलते हैं। अब आते हैं हम प्राकृतिक गैस पे। प्राकृतिक गैस है कोयले या तेल की अपेक्षा स्वच्छ ईंधन है। जो हमारा बायोगैस है वो कोयले और तेल की अपेक्षा स्वच्छ ईंधन है। और ये मुख्यतः हम लोग इसको एलपीजी के रूप में जानते हैं। जो गैस सिलेंडर है ना आपका, जो आपका गैस सिलेंडर है, इसको हम एलपीजी के रूप में जानते हैं, इसको हम एलपीजी के रूप में जानते हैं। एलपीजी का फुल फॉर्म जो होता है आपका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर में भर के आता है, घर पे खाना बनता है ना। इसमें मुख्यतः जो होता है आपका ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन होता है, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन होता है। याद करिएगा, क्वेश्चन आ सकता है, जो आपको वजीफा वाला पेपर होगा स्कॉलरशिप वाला दिसंबर में,
उसमें पूछ सकता है कि एलपीजी का सिलेंडर में कौन सा होता है, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन होता है। ये क्लियर। उसके बाद इससे क्या हुआ, आजकल शहरों महानगरों पेट्रोल और डीजल के स्थान पर वाहनों के चलाने के लिए सीएनजी का प्रयोग किया जाता है। सीएनजी का जो फुल फॉर्म होगा ना बेटा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, पूरा नाम जो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। इससे प्रदूषण बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। आपके प्राकृतिक गैस से प्रदूषण जो है बहुत कम होता है। और एक चीज़ और, जो एलपीजी जो हम यूज़ करते हैं, मतलब जो घर में सिलेंडर आ रहा है, उसमें एक तत्व मिलाया जाता है इथिल मरकैप्टन, जो महकता नहीं है, वो इथिल मरकैप्टन महकता कि गैस लीकेज का जो सूचक है। इथिल मरकैप्टन इसलिए सिलेंडर मिलाया जाता है, इससे पता चले कि आपका गैस लीक कर रहा है, तो इस वजह से उसमें इथिल मरकैप्टन मिलाते हैं। ये याद रखिएगा। और इसका भंडारण और परिवहन बहुत सरल है। आजकल शहरों में तो पाइप लगा हुआ है, पाइप के द्वारा एलपीजी सप्लाई हो रही है हर कम फ्लैट पर। हमने दिल्ली में रह के ऐसा देखा है। नेचुरल गैस जो होता है आपका, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की बात कर रहे हैं, इससे दिल्ली में महानगरों में, बम्बई हुआ, चेन्नई हुआ, बेंगलुरु हुआ, आजकल तो हमें लग रहा है बनारस भी आ गया आपका कंप्रेस्ड नेचुरल सीएनजी जो है। ये सस्ता पड़ता है और इससे प्रदूषण बहुत कम होता है, रेयर केस में बहुत कम। यदि हम तुलना करने पेट्रोल और डीजल से तो बहुत कम होता है। मान के चलिए वो 90% होता है, तो इससे ज़्यादा ज़्यादा 8 से 10%, इतना क्लियर ना। उसके बाद कृषि पशुपालन की जो ऊर्जा होती है बेटा, जैसे गोबर हुआ, कृषि से भूसी मिल गई हमको, उसके बाद डंठल उंठल मिल गया, ये सब परंपरागत स्रोत हैं। पशुओं के मलमूत्र हो गए, कृषि का अपशिष्ट पदार्थ हो गया, डंठल से खाद तैयार कर सकते हैं, गोबर से आप जैविक खाद तैयार कर सकते हैं, पेड़ पौधों को उससे ऊर्जा मिलती है। भोजन सभी हम लोग पौधों पे निर्भर करते हैं, तो ये जो जैविक खाद है ना, ये पेड़ पौधों की उत्पादकता की क्षमता जो होती है ना, उसे बढ़ाते हैं। तो हम रासायनिक फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र, रासायनिक खादों की जगह हम जैविक खादों का प्रयोग कर सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं। विकास के नाम पर जिस तरह से हम डेवलपमेंट के नाम पर कहते हैं ये विकास हो रहा है, वो विकास हो रहा है, तो उसकी हम तो विकास तो कर ही रहे हैं दिन पर दिन, लेकिन उसका देखें तो प्राकृतिक संसाधन का दोहन भी साथ साथ हो रहा है। आपका जितना प्राकृतिक संसाधन है, डीजल है, कोल है, कोयला है, आपका पेट्रोल है, वनों की कटाई कर रहे हैं, कारखानों का इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए, कारखाने लगाने के लिए हम वनों की कटाई कर रहे हैं, रेलवे लाइन बिछाने के लिए हम वनों की कटाई कर रहे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। और उसके बाद दोहन कर ही रहे हैं, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, आपका पर्यावरण असंतुलन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। विकास आवश्यकता है माँ, ठीक है, लेकिन यह विनाश का कारण न बने, इसको याद रखिए। विकास तो कर रहे हैं लेकिन हमारे विनाश का कारण न बने। कहीं ना कहीं उसका खामियाजा हमको दिन पर दिन भुगतना पड़ रहा है। कहीं प्रलय आपदाएँ आ रही हैं, भूस्खलन हो रहा है, भूकंप आ रहा है, डैम बन रहा है, कहीं पानी रुका वो अंदर, कहीं ना कहीं डैम जहाँ पे वहाँ पे भूकंप आता है। आपने सुना होगा, प्लेट जो होता है पानी अंदर रिसता है, तो उसके रिसने की वजह से कहीं ना कहीं उसकी वहाँ की धरती हिलती है तो भूकंप आता है। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं उसका खामियाजा हम मानव को भुगतना पड़ता है। ठीक अपनी जगह है, इसलिए करें विकास आवश्यक है, लेकिन विनाश का कारण न बने। विकास के साथ साथ प्राकृतिक संसाधन जो है ना, उनका संरक्षण भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है, इसेंशियल है, क्रूशियल है। इसके लिए हमें टेक्निक अपनानी पड़ेगी, तकनीक अपनानी पड़ेगी। उसको हम इको फ्रेंडली टेक्निक बोल सकते हैं, इको फ्रेंडली तकनीक बोल सकते हैं। उससे हम पर्यावरण की सुरक्षा कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं। उसके द्वारा, इको फ्रेंडली टेक्निक के द्वारा पर्यावरण की संरक्षण कर सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि कारखानों को शहर से दूर बनाया जाए और वनों की कटाई जो है उसको कम किया जाए, खाली जितना आवश्यकता हो, ज़रूरी हो उतना ही काटा जाए। ये नहीं कि पूरा पहाड़ का पहाड़ साफ किया जाए, ब्लास्टिंग जो होती है पहाड़ उसे कम किया जाए। मतलब हमारा जीवन यापन चलता रहे और हमारा प्राकृतिक संसाधन जो है वो भी बने रहें, हमारा पर्यावरण संतुलित रहे, संतुलन बना रहे, मानव और पर्यावरण के भी, हमारे जंगली जानवरों को दिक्कत न हो, हमें न दिक्कत हो। तो इसको हम एक तरह से इको फ्रेंडली तकनीक कह सकते हैं। उसके बाद सौर ऊर्जा जो है आप इको फ्रेंडली तकनीक का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, सबसे उत्तम उदाहरण है। इससे पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं होता है और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। सौर ऊर्जा की हम सोलर एनर्जी की बात करते हैं तो ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता है, इससे नुकसान नहीं होगा, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। लेकिन बस दिक्कत है, यदि हम वनों की कटाई करेंगे तो टेम्परेचर दिन पे दिन बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी, ये है।
उससे आपका ओजोन लेयर होगा तो जो है यूवी रेज एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है स्ट्रेटोस्फेयर की समतापमंडल, वो क्षीण होती जाएगी और एक दिन होगा कि यूवी रेज हमारे पृथ्वी पे आएगी और हमें कहीं ना कहीं से वो रेज होते हैं, यूवी किरण होते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं, हमारे लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। आपसे पहले पिछले चैप्टर में बात हो चुकी है। पर्यावरण में बढ़ रहे प्रदूषण, मौसम में हो रही है प्रत्याशित बदलाव। देखते हैं पहले पानी बरसता था तो अप्रैल मई में, जून में गर्मी रहती थी, पानी बरसता था आपका 15 जून से जुलाई अगस्त सितंबर। आज क्या है, कोई वो नहीं कि पानी कब बरसेगा, ठंडी में बरस रहा है, गर्मी में बरस रहा है, अप्रैल में ही कहीं कहीं बारिश हो जा रही। ये प्रत्याशित जो बदलाव हैं ये सब हमारे ही कारण हो रहे हैं, ये सब हम ही सब की देन है, हम ह्यूमन्स की देन, हम मानव की देन है बच्चों, कि जो बदलाव आ रहा है, टेम्परेचर दिन पर दिन बढ़ा रहा है, गर्मी में ठंडी देख रहे हैं इतनी माइनस टेम्परेचर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके लिए हम जिम्मेदार हैं। तो उसको हमें समझना होगा, लोगों को जागरूक करना होगा पर्यावरण के बारे में, ऊर्जा के स्रोत के बारे में, सतत विकास के बारे में, कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को कुछ दे सकें, आने वाली पीढ़ी को हम दे सकें। विकास तो करें, अपनी जगह है, विकास तो होगा ही, आगे बढ़ना तो कुछ ना कुछ करना होगा, लेकिन उसके साथ साथ हम ऐसा कुछ करें कि आने वाली पीढ़ी भी हमको कहे कि हमारे पूर्वज बचा के गए, हमारा पर्यावरण संरक्षित था, हमारा पर्यावरण संरक्षण के अंदर था, तब अच्छा लगता है। इसी सब को हम सतत विकास बोलते हैं, इसी को हम सतत विकास बोलते हैं। इतना समझ में आ गया? सतत विकास किसे बोलते हैं? मतलब कि हम प्राकृतिक संसाधन का ऐसा उपयोग करें कि हम जिंदा रहें और वही प्राकृतिक संसाधन अपने आने वाली पीढ़ी को संरक्षण के रूप में संरक्षित करके उनको उपयोग के लिए बनाए रखें, उनको उपयोग के लिए दें। तो यही आपका सतत विकास कहलाता है। जैसे कि हम जैविक खाद का प्रयोग करें तो हमारी इससे क्या होगी, उर्वरा शक्ति मृदा की बनी रहेगी और हमारा जो खाद्यान्न उत्पादन है वो भी बढ़ेगा। तो आने वाली पीढ़ी इस चीज़ को जब समझेगी तो यही कहेंगे कि हमारे पूर्वज अच्छे थे। और पर सतत विकास के बारे में बताया, पर्यावरण को संरक्षित रखा, संरक्षण किया पर्यावरण का, तो अच्छा लगता है। आइए पर्यावरण के मित्र कैसे बन सकते हैं? अब जैसे बेटा, अब हम बात करें तो बड़ों शहरों में पहले ऑटो चलती थी, अब ई रिक्शा, बैटरी वाली ई रिक्शा आपके यहाँ भी आ गई है। तो ई रिक्शा चले, उससे क्या होता है, धुआं नहीं होता है। इसको हम कह सकते हैं, इसको इको फ्रेंडली टेक्निक है, क्योंकि पहले जब ऑटो चलती थी डीजल और पेट्रोल से तो धुआं बहुत होता था। इससे क्या इरिटेशन होता था, खुजलाहट होती थी स्किन पे, हमारे त्वचा पे। अब क्या है, अभी बैटरी जो था ई रिक्शा जो है आपका, उस पर बैठिए, आराम से जाइए, कोई पोल्यूशन नहीं, कोई प्रदूषण नहीं, ना कोई ध्वनि प्रदूषण है, ना कोई आपका वायु प्रदूषण है, आराम से बैठ के जाइए। घर में बिजली का बिल आता है तो आप सोलर पैनल लगवाइए, आपको रोशनी भी मिलेगी, घर में बिजली जब जलेगी तो रोशनी मिलेगी और आपका जो बिल आता है वो भी बचेगा। तो सोलर पैनल घर में लगवाना चाहिए, पौधारोपण करना चाहिए आसपास। ये पखवाड़ा जो चल रहा है वन महोत्सव का, वृक्षारोपण का 15 अगस्त तक, हाँ सरकार का टारगेट है, हमारे सरकार का एक एम है कि इतना पेड़ लगाना है। तो उसमें आप सबका सहयोग बहुत ज़रूरी है। अपने स्कूल से पेड़ ले जाएं, अपने पौधाशाला जहाँ वहाँ से पेड़ ले जाएं, गवर्नमेंट फ्री ऑफ कास्ट दे रही 15 अगस्त तक, तो आप पेड़ ले जाइए, लगाइए, कोशिश करिए 10-10 पेड़ सब लोग लगाएं कि आने वाले समय में हमें जो वायु मिले श्वास लेने के लिए तो शुद्ध मिले। उसके बाद विभिन्न त्यौहार जैसे होते हैं, हम दीपावली को कोशिश करिए कि इको फ्रेंडली पटाखे आते हैं, वो अबीर गुलाल के बने होते हैं, वो बुलाइए, आवाज़ थोड़ा करते हैं, धुआं नहीं करता। कोशिश करिए कि ये जो रासायनिक पदार्थ के पटाखे होते हैं इसको न बजाएं, क्योंकि इससे धुआं होता है और प्लस ध्वनि दोनों होती है, ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण दोनों होता है। महानगरों में सांस लेने के लिए मतलब धुआं धुंध हो जाता है 2 दिन 3 दिन तक, सांस लेने के लिए समझ लीजिए शुद्ध वायु नहीं मिलती है। पॉलीथीन का जो बैग है उसका प्रयोग कम से कम करें तो अच्छा रहे, क्योंकि पॉलीथीन बेटा बहुत जल्दी नहीं सड़ती, इसको 40-50 साल ऐसे सड़ने के लिए छोड़ दिया है तो तब भी नहीं सड़ता है। और ये कहीं मिट्टी में यदि दब गई तो पानी का सीपेज होता है ज़मीन में, कि ज़मीन में रस जाए तो पानी रस नहीं पाता। इसी कारण जगह जगह देखते हैं कि पानी की किल्लत होती, पानी की कमी होती है। बोरिंग जो होता है, दिन पर दिन लेयर जो होता है स्ट्रेटा पानी का, वो नीचे चला जा रहा है, ये आप देख ही रहे हैं। जल संरक्षण संचयन में अपना योगदान दें। गाँव में जो भी
तालाब पोखरा है उसको साफ़ सफाई पे ध्यान रखें, गंदा ना हो। इसके बारे में हम प्रदूषण वाले पाठ में आपसे बात कर चुके हैं कि साफ़ सफाई रहेगा तो अच्छा रहेगा। यदि हम गाय भैंस धोएंगे उसमें तो दिन पर दिन जो भी गांव का तालाब है पोखर है वो गंदा हो जाएगा, पीने लायक पानी नहीं रहेगा, उसकी मछलियां मर जाएंगी। तो उसको थोड़ा सा सोच समझ के गंदा ना करें, स्वच्छ रखें तालाब को। और जल संरक्षण के लिए ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए बहुत से प्रयास चल रहा है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग चल रही है, छतों का पानी इकट्ठा करके फिर उसको ग्राउंड वाटर में रिचार्ज किया जाता। तो ये सब थोड़ा सा क्राइटेरिया है, थोड़े से टेक्निक हैं, तो ये इको फ्रेंडली टेक्निक है। कहीं ना कहीं ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत विकास के लिए आवश्यक है। ऊर्जा संरक्षण की बात आती है, एनर्जी कंजर्वेशन की बात करें हम तो बढ़ती जनसंख्या, बदलती जीवन शैली ये बहुत बड़ा कारक है आज के विकास को। विकास तो हो ही रहा है, बहुत बड़ा फैक्टर है आपका इंक्रीजिंग पॉपुलेशन और बदलती जीवन शैली। सब चाहते हैं कि हमारे पास एक गाड़ी हो, 4 व्हीलर हो। ठीक है, 4 व्हीलर अपनी जगह, लेकिन पोल्यूशन ना कहीं होगा ना। मिसयूज करोगा तो उसका पोल्यूशन होगा। सब स्टेटस के लगाने के लिए अपना कि हमारे पास 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर 4 है, 10 फ़ोन है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन शैली में बदलाव आ रहा है। लोग कहते हैं गरीब, कहें कैसे गरीब, हर मोबाइल हाथ में 10-10 हज़ार का मोबाइल, तो कैसे आदमी गरीब हो सकता है। गरीब तो वो हैं जिनके पास भोजन नहीं है, फटे कपड़े पहन के चल रहे बेचारे, रहने के लिए शरण नहीं है, रोटी कपड़ा मकान, वो गरीब हैं। तो गरीब अमीर के अंदर अंतर जो आ रहा है इसी को हम जीवन बदलाव कहते हैं, लाइफ चेंजिंग प्रोसेस कहते हैं। आपका पॉपुलेशन तो इंक्रीज़ कर ही रहा है, कहीं ना कहीं ऊर्जा संरक्षण जो होता है, यदि हम बात करते हैं तो ऊर्जा संरक्षित नहीं हो रही है। ऊर्जा का उपयोग दिन पर दिन बढ़ रहा है, उपयोग बढ़ रहा है, और ये सब सीमित साधन में यदि हम बात करते हैं अनवीकरणीय स्रोतों की, ये सीमित साधन में है, कभी न कभी ख़त्म होंगी। तो ये हमारे आने वाली पीढ़ी पर बहुत बड़ा हानिकारक दुष्प्रभाव पड़ेगा। इतना क्लियर? क्योंकि जो प्राकृतिक संसाधन है बच्चों ना, वो सीमित संख्या में है, सीमित है, ज़्यादा नहीं, सीमित है। जब ख़त्म हो जाएगा तो आप कहाँ से चलोगे? पेट्रोल नहीं रहेगा तो बस कैसे चलेगी? यदि रिसर्च ना हो, शोध ना हो, ई रिक्शा बैटरी ना आई होती तो यही चलता, एक दिन सब ख़त्म हो जाता, फिर पैदल चलते, साइकिल चलते। इसलिए ऊर्जा संरक्षण का जो आपका एम है, टारगेट है, उसको दिमाग में रखे रहिए कि हमें एनर्जी कंजर्वेशन भी करना है आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए। ये आइए हम ऊर्जा से कैसे बचें। मोटरसाइकिल, स्कूटी, कार का प्रयोग तभी करें जब हमें बहुत आवश्यक हो। कुछ लोग होते हैं खाली दिखाने के लिए चलते हैं, 100 मीटर ही पान की दुकान पे जाएंगे, सब्जी लेने जाएंगे मार्केट, आधा किलोमीटर आएगा तो मोटरसाइकिल स्कूटी जाएंगे। तो प्रयोग कम से कम करें, दिखावा कम से कम करें। जब आवश्यकता हो तभी पंखा चलाएं, जब आवश्यकता हो तभी कूलर चलाएं, हो सके तो स्विच बंद करके रखें। होता क्या, लोग बाहर जाते पंखा चलता रहता, टीवी चलता रहता, तो इसको थोड़ा नेगलेक्ट करिए, क्योंकि ऊर्जा बचाना है। यदि ऊर्जा नहीं बचेगी तो एक दिन ख़त्म हो जाएगी। बिजली नहीं रहती तब परेशानी होती ना, पानी जैसे नहीं है, आपके यहाँ खाली बोरिंग है तो पानी के लिए बिजली, मोटर चलाने के लिए बिजली की ज़रूरत पड़ेगी, तो कैसे चलाओगे? तो तब समझ में आता है काश आज ऊर्जा बची होती, विद्युत ऊर्जा बची होती। जहाँ तक संभव थोड़ी दूर के लिए पैदल चले, आपसे बताएं ना 100 मीटर चलने के लिए लोग मोटरसाइकिल का यूज़ करते हैं, हो सके 100 मीटर, 500 मीटर, आधा किलोमीटर आप पैदल चलिए, आपके स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होगा और आपकी ऊर्जा भी बचेगी। ये क्लियर हो गए? हो सके तो गर्मी ज़्यादा रहे तो सोलर कुकर का, सोलर लालटेन का, सोलर पंप का प्रयोग करें। गवर्नमेंट बहुत इंटेंसिव, बहुत स्कीम आई है गवर्नमेंट की आप किसानों के लिए कि आप गांव में सोलर पंप लगा सकते हैं, सोलर पैनल घर पे लगा सकते हैं बिजली के लिए। उसके बाद सामान बिजली के लिए जो बल्ब आते हैं, पहले पीला पीला 10-10 रुपये बल्ब, वो बिजली बहुत खाती थी, बहुत यूनिट बिजली लेती थी। अब क्या है, CFL आ गया है। CFL का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प, या तो LED ले लीजिए। LED वाली आजकल बल्ब चल रहे हैं ना, ट्यूबलाइट चल रहा है जो आपके स्कूल में लगा हुआ है। LED की जो ट्यूबलाइट है वो LED का है, लाइट इमिटिंग डायोड का, बहुत कम ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा लेती है और प्रकाश ज़्यादा मिलता है। भोजन बनाने से पहले दाल चावल को कुछ समय तक भिगो कर रखें। खाना बनाने जाते बेटा गैस ज़्यादा ख़त्म होता है तो आप
दाल को चावल को थोड़ा पानी में आधा घंटा 20 मिनट पहले उबाल के मतलब रख दें तो थोड़ा फूल जाएगा। तो जब आप फ्राई करोगे तो जब आप उसको उबालोगे बनाओगे तो थोड़ा टेस्ट आएगा, ऊर्जा भी आपका कम होगा। और हम बच्चों के बीच अच्छा बातों का, अच्छी आदतों का चर्चा करें, जागरूक लाएं, तो इससे हम ऊर्जा का बचत कर सकते हैं और सतत विकास में अपना योगदान कर सकते हैं। ये चार्ट है, इसे आप तैयार कर लिए। कमरा छोड़ते समय बल्ब करना चाहिए, हमेशा करते हैं, कभी नहीं करते, तो इसको थोड़ा ध्यान देना होगा। खाना बनाते समय बर्तन का ढक्कन बंद रहता है कि नहीं बंद रहता, फ्रिज का दरवाज़ा बंद रहता है कि नहीं बंद रहता, कमरा छोड़ते समय पंखा बंद करना, बल्ब बंद करना। आप स्कूल कैसे आते, स्कूटर से, साइकिल से या किससे आते, ये आपको चेक करना। सतत विकास का संरक्षण आपको बताएं ना, सतत विकास के लिए संसाधनों का संरक्षण बहुत ज़रूरी है। सतत विकास के लिए ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, हमें देखना होगा। सतत विकास के लिए संसाधन का संरक्षण जरूरी है। रोटी, कपड़ा, मकान हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उद्योग लगाए जा रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, आधुनिक ढंग से खेती हो रही है। सुख सुविधा के साधनों के लिए जनरेटर का, एसी का अंधाधुंध उपयोग किया जा रहा है। अभी आपसे चर्चा की लाइफ के बारे में, तो कहीं ना कहीं आपका जो ऊर्जा के साधन है, प्राकृतिक संसाधन, उनका दोहन हो रहा है। तो उसको हम बचाने के लिए संरक्षण करना होगा। संरक्षण करके हम सतत विकास का अपना योगदान दे सकते हैं। इतना क्लियर। हम पानी की बात कर रहे हैं, जल का बर्बाद अगर पता चला मोटर चलता है, नल खोल देते हैं, पानी गिरता रहता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि जल ही जीवन है। कहीं कहीं देखो बेटे, तुम्हारे जिले सोनभद्र में पानी नहीं मिलता है, न्योरपुर साइड चले जाओ, गर्मी पानी नहीं मिलेगा, बीजपुर उधर पानी नहीं मिलेगा। लेकिन अब गवर्नमेंट ये जो हर घर जल योजना चला रही है, बहुत ही अच्छी योजना। हर घर मतलब वहाँ भी पानी मिलेगा जहाँ पानी नहीं होता था। हर जगह बड़ी बड़ी टंकियाँ बन रही हैं, मशीन से ज़मीन से पानी निकाल कर गाँव में पहुँचाया जा रहा है, हर घर पहुँचाया जा रहा है। तुम्हारे स्कूल में भी टूटी लगी, तुम्हारे घर भी टूटी लगी है, सुबह शाम पानी आता, आधा घंटा, 40 मिनट, 1 घंटा। तो कहीं ना कहीं उसका मिसयूज मत करना। नल पानी गिरा तो बंद कर दो, जितना आवश्यकता है उतना है, क्योंकि एक दिन पानी जब ख़त्म हो जाए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। देख रहे ना, पिछले साल वर्षा नहीं हुआ, इस साल वर्षा नहीं, कहीं ना कहीं अकाल पड़ेगा तो खाद्यान्न उत्पादन होगा वो होगा नहीं। बहुत लोगों के पिछले साल धान नहीं बोए गए, तो कहीं ना कहीं उत्पादन घटा ना आपका। तो इसलिए जल संचयन बहुत ज़रूरी है, जल का संरक्षण ज़रूरी है। ये भी आपके सतत विकास में ही आता है, याद रखें। हम अपनी पीढ़ी को क्या बताएंगे, हम क्या किए क्या नहीं किए। यदि संसाधन उनके लिए नहीं बचा के रखेंगे, आने वाली पीढ़ी हमको कहेगी कि हमारे पूर्वज सब संसाधन प्रयोग करके, उपयोग करके अपनी सुख सुविधा के लिए हमें कुछ नहीं बचाए। इसको ध्यान देना होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें सीमित अवस्था में। सतत विकास प्रगति एक प्रक्रिया है, ये एक प्रोसेस है। इसके अंतर्गत वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति में संसाधनों का प्रयोग का ध्यान रखते हुए करने, भावी पीढ़ी की भी आवश्यकताओं की पूर्ति संसाधनों से हो सके, यही आपसे भी बताए हैं। क्लियर। सतत विकास होता क्या है, यही आपका सतत विकास है। जो आज की पीढ़ी है उसको देखते हुए और भावी पीढ़ी को देखते हुए प्राकृतिक संसाधन का उपयोग अपने सुख सुविधा के लिए करें, हो सके तो उसका संरक्षण करें, संचयन करें। इतना क्लियर। आइए अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। पाठ 12 है ना। पहला प्रश्न है, नवकरणीय अनवकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, उदाहरण देकर बताइए। नवकरणीय ऊर्जा के वो स्रोत होते हैं जिनकी आपूर्ति प्राकृतिक क्रियाकलापों द्वारा प्रकृति में निरंतर बनी रहती है और जो समाप्त नहीं, उसे हम नवकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जैसे जल, पवन, जैसे आपका जल हो गया, पवन हो गया, सूर्य आदि। ऊर्जा की वो स्रोत हैं जिनका उपयोग करने पश्चात पुनः प्राप्त करना संभव नहीं होता, उसे अनवकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जैसे कोयला हुआ, पेट्रोल हुआ, डीजल, मिट्टी का तेल, प्राकृतिक गैस आदि। अब अगला है, जैव गैस किसे कहते हैं। जैव गैस किसे कहते हैं, मतलब बायोगैस किसे कहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जब गोबर, कृषि अपशिष्ट का सरलता से उपलब्ध होते हैं, ये सब बता दिए हैं।
इसको हम सीधा जलाकर आपका प्रयोग करते थे, सीधा जलाकर हम प्रयोग करते थे, किंतु अब इससे वायु प्रदूषण होता था और ऊर्जा की हानि होती है। तब इसके द्वारा उत्तम गैस ईंधन प्राप्त किया जाता है, उसे हम बायोगैस कहते थे। इसके लिए हम बताएं कि इसका 2 टंकी होती है, एक होता है, 2 होता है, ऊपर ढक्कन लगा रहता है। इस गोबर को घोल के, जो कूड़ा करकट कृषि द्वारा में उत्पन्न होता है, घोल करके इसमें डालेंगे। जब इसमें गैस बनता है आपका, इसमें गैस बनता है तो इसका गैस जो होता है पाइप लगा के दूसरे वाले चैम्बर में ले जाते हैं। तो इसमें एक वाल्व लगा के, पाइप लगा के गैस हम अपने घरों में ले जाते हैं। इस टाइप का आपका बायोगैस होता है, इस टाइप से आपका बायोगैस होता है। 2 टंकी होती है आपकी 2 टंकी होती है, ऊपर ढक्कन लगा होता है। उसके बाद इसमें गोबर डाला जाता है, पानी के साथ स्लरी बोलते हैं। इसमें जो गैस बनता है, इस गैस को पाइप के द्वारा दूसरे वाले चैम्बर में डाला जाता है। ये चैम्बर 1 है, ये चैम्बर 2 है। तो इसमें जो गैस बनता है, गैस इसमें आया तो इसमें वाल्व के द्वारा, पाइप के द्वारा हम अपने घरों में ले जाते हैं और खाना बनाते हैं। इतना क्लियर। इको फ्रेंडली तकनीक क्या है? पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखकर तैयार की गई जो तकनीक होती है उसको हम इको फ्रेंडली तकनीक कहते हैं। जैसे कारखानों की चिमनियों में धुआं और छेपक लगाना, ईंट भट्टों की चिमनियों को ऊंचा करना, जो इस धुआं स्क्रबर होते हैं जो धुआं को एब्जॉर्ब करते हैं, वो हम चिमनियों में लगाते हैं। ईंट के भट्ठे की जो चिमनी, उसको ऊंचा करते हैं कि उसका धुआं हमारे आसपास के जो गाँव हैं, आबादी वाली क्षेत्र हैं, वहाँ पे उसका प्रभाव ना पड़े। बैटरी चलित जो आजकल ई रिक्शा की बात कर रहे थे, वो आ गए हैं। कारखानों के आसपास पौधारोपण करते हैं कि वो धुएँ को एब्जॉर्ब करें, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करें। ये आपका इको फ्रेंडली टेक्निक। ऊर्जा संरक्षण के उपाय बताइए। ऊर्जा संरक्षण के उपाय के बारे में भी ये चर्चा किए थे कि हमें कोशिश करें कि पैदल चलें कुछ दूर, उससे स्वास्थ्य के लिए भी हमें लाभदायक होगा और आपका ऊर्जा भी जो भी है डीजल पेट्रोल वो बचेगा। आवश्यकता हो तभी पंखे कूलर चलाएं, और हो सके तो जाते वक्त कूलर पंखा, कहीं जाना हो तो बटन बंद कर दें, इससे आपका ऊर्जा आपका संरक्षण रहेगा। हो सके तो सोलर कुकर, सोलर लालटेन आदि का प्रयोग करें। सामान्य बिजली बल्ब की जगह पे CFL LED का बल्ब, ट्यूबलाइट उपयोग करें, इससे आपका रोशनी भी ज़्यादा होगी और ऊर्जा खपत कम होगा। भोजन बनाने से पहले दाल चावल आदि को आप पानी में भिगो लें 10-15 मिनट। इससे क्या होगा कि वो जो थोड़ा जल्दी पकेगा, जब गर्म होगा आपका कुकर तो जल्दी पकेगा, ऊर्जा का जो खपत होगा वो भी बचेगा। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए यहीं तक क्लास में। हम फिर मिलेंगे कल आपसे पाठ 13 लेकर। धन्यवाद।